अमेरिका इसराइल ईरान जंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर बदतरीन बमबारी की। पहले ही हल्ले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया और उसके साथ मजमूई तौर पर 40 बड़े रहनुमाओं को, जिनमें अली शमखानी, कासिम सुलेमानी, अली लारीजानी समेत मुतअद्दिद शामिल हैं। मगर इसके बावजूद तासुर ये है कि अमेरिका जंग हार चुका है और ईरान का इस वक्त अपर हैंड है। ये बात दुरुस्त है। प्रेसिडेंट ट्रंप 10 मुहाजों पर ये जंग हार चुके हैं। वो कौन से महाज हैं, वो किस तरह हारे हैं, आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और इस वक्त हम ईरान इसराइल जो जंग है और जिसमें अमेरिका इसराइल की ईमा के ऊपर बार बार हमले करता रहा है और बदतरीन हमले किए हैं, उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। ये दुरुस्त है कि अमेरिका ने बदतरीन किस्म की बमबारी की, लेकिन बमबारी को आप किसी भी सूरत में या वहाँ पर होने वाली तबाही को किसी भी सूरत में आप अमेरिका की फ़तह नहीं कह सकते। अमेरिका को फ़तह उस वक्त हासिल होती अगर वो अपने मकासद हासिल कर सकता, और मुझे ये कहने में आर नहीं कि अमेरिका अपना एक भी मकसद हासिल नहीं कर सका। और प्रेसिडेंट ट्रंप इन तमाम महाज़ों पर जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये 10 महाज हैं, इन पर बुरे तरीके से हार के। प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला महाज ये था, पहला टारगेट ये था कि ईरान में इस्लाम पसंद हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। वो हुकूमत जो कि 1979 में एक रेवोल्यूशन के नतीजे में कायम हुई और उसके साथ ही एक पूरे का पूरा सेटअप कायम कर दिया गया, जिसमें ख़ास तौर पे पासदाराने इनकलाब बहुत ज़्यादा अहम है, जो इस पूरे एक इनकलाबी ढांचे की हिफाजत करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिका ने कोशिश की कि पहलवी ख़ानदान को वापस लाया जाए। ऐसे मुजाहरे भी करवाए गए जिनमें इसराइल के झंडे तक मौजूद थे, लेकिन अब इसको अच्छा कहें बुरा कहें, ईरान ने सख्त तरीन तरीके से कार्रवाई करते हुए, ये दुरुस्त है कि बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों हलाकतें हुई, लेकिन इसके बावजूद उस बगावत को कुचल दिया और वहाँ पर रजीम चेंज नहीं हो सका। और बल्कि इसके बरक्स आप ये देखिए कि जिस तरह अमरीकी इस्तीफ़े दे रहे हैं और अभी जो उनके बहरिया के सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दिया, इससे लगता है कि रजीम चेंज तो अमेरिका में हो रहा है, लोग वहाँ से जा रहे हैं, ईरान से नहीं। यानी सबसे पहली जो नाकामी ये है कि वहाँ पर हुकूमत तब्दील नहीं हो सकी, और उसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की दूसरी नाकामी ये है कि अगर वो हुकूमत तब्दील नहीं कर सके तो वहाँ पर जो हुकूमत मौजूद है उसकी तमाम तर आला क़यादत को शहीद करने के बावजूद बाकी क़यादत वहाँ पर मौजूद रहनुमाओं को, चाहे वो सियासी रहनुमा हैं या वो मजहबी रहनुमा हैं, यानी कि वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से आपस में इख्तलाफ रखने के बावजूद मौजूद हैं, वो किसी को भी सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सके, वो उनके हौसले नहीं तोड़ सके, वो उनको नीचे नहीं लगा सके, वो उनको खौफज़दा नहीं कर सके। अब ठीक है, हम सारे के सारे जब इसका तजिया करते हैं और इससे डरते हैं कि ईरान जो है अफ़गानिस्तान ना बन जाए, वहाँ पर तबाही ना हो, लेकिन इसके बावजूद आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इन तमाम ख़तरात के बावजूद वो डट कर खड़े हुए हैं, उनके हौसले नहीं टूटे, वो डट कर जवाब देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का तीसरा महाज जो था वो मुआशी महाज था, और वो उसके साथ ही कायम हो गया था जब ईरान ने 28 फरवरी को पहला हमला हुआ और उसके दूसरे तीसरे दिन ही आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने से एक आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा मसला पैदा हुआ, और ख़ास तौर पे वो तमाम खलीजी ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी समझे जाते हैं, उनकी मईशत ख़तरे में आ गई। अब ये जो महाज था, यहाँ पर जो पूरी इनकी कोशिश थी अमेरिका की कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकें, वो नहीं खुलवा सके। वो तमाम रिलीफ जो कि मिल सकता था कतर को, और इसके साथ साथ आप यूएई को देखें, वहाँ पर जो एक बहुत ही तेज़ी के साथ जो दुबई उभरता हुआ मरकज़ था दुनिया की सियाहत का, कारोबार का, वो किस तरह नीचे आया। सऊदी अरब में जो हमले हुए, उन तमाम के बावजूद, इन्होंने तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज होने के बावजूद वहाँ पर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और सबसे बड़ी कामयाबी क्या हासिल की, यानी कि आबनाए हुर्मुज़ को इन्होंने भी बंद कर दिया, खुलवा नहीं सके, बंद कर दिया। और अब पेंटागन अपनी रिपोर्ट्स में कह रहा है कि अगर आप इसको खुलवाना भी चाहते हैं तो 6 माह लग जाएंगे, और मुझे तो लगता है कि शायद अगर यही सूरत हाल रही तो ये 6 साल तक ना खुलवा सकें। मैं चौथे अहम तरीन महाज की तरफ आता हूँ, और वो एक सफारती महाज है
اور وہ محاذ جو ہے ایک عالمی محاذ ہے۔ آپ جب ماضی کی جنگوں کو دیکھتے ہیں، ایون عراق کے اوپر جو حملہ کیا گیا غلط رپورٹس کے اوپر کیا گیا، اسی طرح افغانستان کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہاں پر تباہی مچائی گئی، وہاں پر امریکہ کو نیٹو سمیت مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں وہ سفارتی محاذ پہ مکمل ناکام نظر آتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پر مکمل طور پر ہار گئے، وہ برطانیہ کو اپنے ساتھ نہیں لا سکے، وہ یورپین یونین کو اپنے ساتھ نہیں لا سکے، وہ نیٹو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا بہت ساتھ دیا، ان کی بہت زیادہ جنگیں لڑی، ان کی مدد کرتے رہے، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا، اب وہ اس کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی بڑی سپورٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تو مانیں آپ کہ اس کے ساتھ روس موجود ہے، اس کے ساتھ چین موجود ہے، اور اس کے ساتھ دنیا بھر کے وہ لوگ موجود ہیں، ان تمام ممالک کے یورپین یونین سمیت جو کہ جنگ سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو اس کے ساتھ ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو 5ویں ناکامی ہوئی وہ خود ان کے اپنے بیانیے کی ناکامی ہے، ان کے اپنے نیریٹو کی ڈیفیٹ ہے۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ میں جنگیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن انہوں نے ایک ایسی بڑی جنگ شروع کر دی جس نے پوری دنیا کی معیشت کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ کوئی جو متاثر کیا یہ کوئی اچھے پہلو میں نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے مہنگائی لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے لوگوں کو آسانی دوں گا، لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ امریکہ میں بھی لوگوں کی پریشانیوں میں، معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ وہاں پر بھی پیٹرول، حالانکہ 85% تک جو پیٹرول ہے یا پیٹرولیم کی جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ اپنے ریسورسز سے پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عالمی سطح پر ایک کساد بازاری ہوئی ہے اس کے اثرات امریکہ تک بھی پہنچے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل تک بھی پہنچے ہیں۔ وہاں پر بھی مہنگائی، پیٹرول کی قیمت، باقی تمام چیزیں اپنے عروج پر ہیں، اور نتن یاہو شدید تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو چھٹی ناکامی ہوئی، جو شکست ہوئی، وہ اخلاقیات کے محاذ پر ہے، اگرچہ وہ اس محاذ کے کبھی بھی فاتح نہیں رہے، اور ہمارے پاس ایسی خود امریکن میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے پچھلے دور میں بھی ہزاروں جھوٹ بولے، اور غالباً جو تعداد بنتی ہے ہر ایک گھنٹے میں ایک جھوٹ بولتے رہے، اور ہر روز کئی جھوٹ بولتے رہے۔ اب بھی ان کی یہی صورتحال ہے، انہوں نے ٹکا کے جھوٹ بولے۔ اور سب سے پہلے تو اخلاقیات کی اگر بات کر لی جائے تو عمان میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات جاری تھے، انہوں نے مذاکرات کو توڑا، اس کے دوران حملہ کر دیا۔ یہ بدترین جو ہے بد اخلاقی تھی، عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ انسانی اخلاقیات کی بھی خلاف ورزی تھی کہ جب آپ بات چیت کر رہے تھے آپ وہاں سے بھاگ نکلے اور آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا، آپ لڑنے لگ پڑے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک بہت بڑی ناکامی اور ملی۔ جی ہاں، 7ویں ناکامی ان کی یہ ہے کہ یہ رائے عامہ کے محاذ پر بھی ہار گئے۔ ایک وقت تھا کہ 67% امریکنز جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور اس وقت ہر 3 میں سے 2 امریکی ان کے مخالف ہو چکے ہیں۔ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی مقبولیت کے سب سے نچلے درجے پر آ چکے ہیں، اور ان سے لوگوں کی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ امریکہ سے باہر نکلنے سے پہلے اگر آپ خود امریکہ کے اندر ہونے والے مظاہروں کو دیکھ لیں تو 50 ریاستوں میں ہونے والے مظاہروں میں ریکارڈ تعداد میں، یعنی کہ ایک وقت میں 8 ملین تک 80 لاکھ افراد نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف، ان کی شروع کی ہوئی جنگ کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ یہ ان کی اتنی بڑی ناکامی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آگے چل کر جو مڈ ٹرم انتخابات ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت باولے ہوئے ہیں، تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے، ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے۔ امریکہ ایران تعلقات میں ان کی جو 8ویں ناکامی ہے وہ JCPOA، یعنی کہ جس کو ہم جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہتے ہیں، جو اس سے پہلے ٹرمپ دور سے پہلے طے کیا گیا 2015 میں، اور 2018 میں ٹرمپ نے آ کر اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں بہت سارے بڑے ملکوں کے ساتھ مل کر ایران کو پابند کر دیا گیا تھا، اور ایران جو تھا جوہری توانائی کے حوالے سے JCPOA کے جتنے آپ نکات ہیں، یعنی کہ آپ نے جوہری توانائی کو آگے نہیں بڑھانا، آپ نے ایٹم بم بنانے کی طرف نہیں جانا، آپ نے یورینیم کی افزودگی کو ایک خاص حد تک برقرار رکھنا ہے، وہ سب کی سب پابندی کر رہا تھا۔ 2015 سے 2018 تک اس کی پابندی ہوتی رہی، لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ 2018 میں آئے تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اس میں سے نکل گئے، اور اس کے بعد یہ عملاً بے اثر ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد سب سے بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ وہ ایران جو کہ نہ صرف
IAEA کو सब इंस्पेक्शंस करवा रहा था, उसके क़वानीन की जो है पाबंदी कर रहा था, बल्कि इसके साथ साथ इस मुआहदे की भी पाबंदी कर रहा था, उससे बाहर निकल गया। उसने यूरेनियम की अफसूदगी शुरू कर दी और उसको बढ़ाकर 60-70% पर ले गया। ये बहुत बड़ी नाकामी थी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट मौजूद था, आप उससे बाहर निकले तो आपने अपने लिए ख़ुद मुसीबत पैदा कर ली, बल्कि अपने से ज़्यादा आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, आपने इसराइल के लिए मुसीबत पैदा कर ली। इसके साथ ही जो 9वीं नाकामी हुई वो मैं कहता हूँ कि अमेरिका के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसराइल को अमेरिका का एक गुंडा समझा जाता है, वो उसका पुश्तबान है, वो उसका मुहाफ़िज़ है। तो जब इसराइल के लिए ख़तरात बढ़े, ईरान की तरफ से यूरेनियम की अफसूदगी बढ़ी, उसका मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ा, जब ये मुआहदा जो जिसका मैं अभी 2015 वाले JCPOA की बात कर रहा हूँ वो ख़त्म हुआ, तो इसराइल के लिए ख़तरात बढ़ गए। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि हम इसराइल के मुहाफ़िज़ हैं, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, हम उसके जो हैं मुफादात को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो ये उनकी एक बड़ी नाकामी थी। उन्होंने इसराइल के लिए ख़तरात में इजाफा कर लिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप की 10वीं बड़ी नाकामी जो है वो मिडल ईस्ट के हवाले से है। जब हम मिडल ईस्ट को देखते हैं तो वहाँ पर ये बात दुरुस्त है कि ईरान के खलीजी रियासतों के साथ, खलीजी मुस्लिम रियासतों के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर इसकी मलेशियाज़ मौजूद हैं, ये वहाँ पर अपने शिया इनकलाब को एक्सपोर्ट करने के हवाले से भी जो कुछ करता रहा वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप दूसरी तरफ देखें तो इस तमाम तनाज़े के बाद मशरिक़ वुस्ता में, मिडल ईस्ट में इख्तलाफात में, तनाज़ात में इजाफ़ा हो गया। बाद लोग ये कहते हैं कि ठीक है, इससे तो अमेरिका और इसराइल के मफादात जो हैं उसका एक तरह से उसकी प्रोटेक्शन होती है, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे एक और बात कहनी है, वो ये है कि अगर ये जंग शुरू होती है और जो इस वक्त तक ख़तरात महसूस किए जा रहे हैं, खलीजी ममालिक ने ये देख लिया, ये समझ लिया कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पे अपने दिफा के हवाले से। इस सिलसिले में सबसे पहले जो इकदाम किया वो सऊदी अरब ने किया, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया। और इससे पहले मैं आपको एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि 4 बड़े मुस्लिम ममालिक, जिनमें तुर्की भी शामिल है, जिसमें आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ तो मिस्र भी शामिल है, जिसमें आप सऊदी अरब जो है वो है, पाकिस्तान है, ये सब एक बड़े एक अनअनाउंस्ड अभी तक जो इत्तेहाद है गैर एलानिया है, लेकिन ये एक इस्लामिक नेटो की बात की जा रही है कि वो बनने जा रहा है। अगर ये होता है तो फिर मशरिक़ वुस्ता की रियासतों की डिपेंडेंसी जो है उसका इन्हिसार प्रेसिडेंट ट्रंप पे ख़त्म हो जाएगा और वो अपने दिफा के लिए खुद कफ़ील हो जाएंगे। हर तरह का उनके पास, आप ये समझे ना कि सऊदी अरब जो है उसने मुआहिदा करके हासिल क्या किया, उसने ख़ुद को एक एटमी ताकत बना लिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, और अब वो किसी को भी आंखें दिखा सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, किसी को भी धमकी दे सकता है। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ठीक है बड़ी बमबारी कर ली, ठीक है अपने आधे से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो वहाँ पर मार डाले, ये भी ठीक है कि बड़ी आबादी, हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया गया, वहाँ पर बहुत सारी इमारतों को उसी तरह खंडर कर दिया जिस तरह गज़ा में किया गया था। ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन जो वो हारे हैं, जो वो उन्होंने नाकामियाँ समेटी हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये 10 मुहाज़ हैं जिनमें प्रेसिडेंट ट्रंप बुरी तरह हार गए हैं।